विद्यार्थी मित्रों, हम 11th BA चैप्टर नंबर 4 का अभ्यास कर रहे हैं और इसमें आज का हमारा अंतिम टॉपिक होगा धंधाकीय प्रक्रिया या बाह्य स्रोत, जिसको कहते हैं BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो इसके बारे में हमने अभ्यास किया हुआ है। तो यहाँ पर आप समझिए कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्या है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि विशिष्ट कार्यों या विशिष्ट प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के हेतु से बाह्य कंपनी या समूह की करार आधारित सेवा प्राप्त करना अर्थात BPO। यानी जो कंपनी है वह किसी भी बाहर की कंपनी से अपनी सेवा कराती है, अपनी सेवा लेती है, ऐसा कोई करार आधारित सेवा है तो उसे क्या कहेंगे? BPO कहेंगे। आपको उदाहरण बताना हो तो बता सकते हैं कि जो कंपनियां कॉल सेंटर्स या डेटा एंट्री का कार्य आउटसोर्सिंग करवाने की इच्छुक होती हैं, उनका मूल उद्देश्य होता है खर्च में कटौती करना, क्योंकि वो अपना कार्य किसी अन्य कंपनी को सौंप देती हैं और वो कंपनी वो कार्य पूरा करती है। जैसे टाटा की है TCS कंपनी। तो ये सब कंपनियां हैं, इनके पास अच्छे अच्छे कर्मचारी हैं, कुशल कर्मचारी हैं और उनके माध्यम से ये अपना कार्य कराती हैं। आउटसोर्सिंग प्रचलित होने का एक कारण ये भी बता सकते हो कि इस प्रकार के कार्य के लिए आवश्यक मानव संसाधन जो होते हैं वे विविध देशों में कम दर पर उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे भारत है, यहाँ जनसंख्या अधिक है, चीन है, यहाँ जनसंख्या अधिक है। ऐसे देशों में मानव संसाधन की मूल्य कम है, यानी कि जो मानव संसाधन का उपयोग करना हो आपको, तो आप कम कीमत पर उनका उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में अमेरिका के अंदर कोई 8 घंटे का काम आपको किसी से करवाना है, व्यक्ति से मानव संसाधन का उपयोग करना है, तो उसको आपको लगभग 60,000 से 70,000 रुपये महीने पेमेंट करने पड़ेंगे। वही काम अगर भारत या चीन जैसे देश में करवाना है तो मानव संसाधन सस्ता होने से वही काम 9 या 10,000 में हो जाता है। तो आप विचार कर सकते हैं कि मानव संसाधन का उपयोग करना भारत जैसे देश में कितना आसान है। तो इसलिए भारत और चीन जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश BPO के लिए प्रथम पसंद करने वाले देश बनते हैं। यानी अपने ये जो है गौण कार्य है ये अन्य को करार आधारित सेवा प्राप्त करने हेतु सौंप देते हैं। आगे देखते हैं BPO की आवश्यकता क्या है। तो BPO की आवश्यकता अगर हम देखें तो BPO कंपनी के कॉरपोरेट वर्ग के कर्मचारियों के दैनिक गौण कार्यों के दायित्व को से मुक्त करवाना है। यानी जो उनके यहाँ कर्मचारी तो लिमिटेड हैं, तो सीमित कर्मचारियों को अगर सारे काम करवाएं तो काम पूरे अच्छी तरह से नहीं होंगे। इस वजह से क्या करते हैं कि उन कर्मचारियों से जो मुख्य कार्य वही करवाया जाए और गौण कार्य वह किसी अन्य को आउटसोर्सिंग के रूप में दे देते हैं। इससे ये कर्मचारी उत्पादक प्रवृत्ति पर विशेष ध्यान दे सकते हैं और ग्राहकों का ध्यान भी आकर्षित या उन पर ध्यान भी दे सकते हैं। तो ये उसका मुख्य आवश्यकता होता है। इसको पॉइंट से समझें तो पहला पॉइंट है खर्च में कटौती। अब खर्च में कटौती आप बताइएगा कि धंधा की इकाई जो होती है, जैसे बिलिंग का कार्य, खरीदी का कार्य, डेटा एंट्री का कार्य, मार्केटिंग सर्वेक्षण करवाना है, ऐसे फ्रंट ऑफिस कार्य होते हैं बहुत सारे, तो उनको आउटसोर्सिंग से अगर करवाए तो उसके खर्च में कटौती आती है। अपने कर्मचारी का उपयोग नहीं करना है, उसको आउटसोर्सिंग काम बाहर से काम करवा करके कम खर्च में काम वो करवा सकती है। दूसरा आता है कंपनी का मुख्य व्यवसाय पर ध्यान। अब जब धंधा की इकाई के अंदर कर्मचारी जो है या संचालक जो है अपने गौण कार्य किसी अन्य को सौंप दिया है, तब क्या करेगा वो कि अपने दैनिक कार्यों को वह आसानी से उस पर पूरा ध्यान दे पाता है और मुख्य कार्य को वो अच्छी तरह से निभा पाता है। फिर आता है तीसरा पॉइंट, कार्य कुशलता का लाभ। यहाँ ध्यान रखिए कि धंधा की इकाइयां कर्मचारियों की भर्ती करके उनको प्रशिक्षित करे, उनको ट्रेनिंग दे, तो उनके स्थान पर वह वही काम दूसरे प्रशिक्षित वर्ग को सौंप करके वह अपना काम करवा सकती है,
यानी उसे कार्य कुशलता का लाभ बिना ट्रेनिंग बिना प्रशिक्षण ही मिल सकता है, क्योंकि सामने जो आउटसोर्सिंग का काम करने वाली संस्था है उसके पास कार्य कुशल कर्मचारी हैं, पहले से उपलब्ध हैं, तो इसलिए उसको ये लाभ भी मिल जाता है। फिर आता है चौथा पॉइंट की परिवर्तनशील मांग में को पूर्ण करना। तो बीपीओ कंपनियां जो होती हैं वह ग्राहकों को निरंतर मांग बदलती रहती है, तो उस बदलती हुई मांग को पूर्ण करने के लिए वह सुविधा प्रदान करती हैं या सुविधा देती है, क्योंकि उनका अभ्यास होता रहता है आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो जैसे जैसे मांग में परिवर्तन होता है वैसे वैसे इसको पूर्ण करने में वह सक्षम रहती हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है लाभ में वृद्धि। तो लाभ में वृद्धि की बात करें तो व्यापारी इकाइयां ऐसे कार्य जो कम महत्व के हैं, जिनका ज्यादा महत्व नहीं है, उन कार्यों को वह आउटसोर्सिंग से करवा करके कंपनी के महत्वपूर्ण काम पर विशेष ध्यान केंद्रित करती हैं, जैसे कि विक्रय में वृद्धि, नए उत्पादनों को विकसित करना, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि करना, ग्राहक सेवा और संतोष में वृद्धि करना। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि कंपनी जो है, धंधा की इकाई जो है, उसके लाभ में वृद्धि होती है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंपनी अपने लाभ में वृद्धि कर सकती है। उसके बाद बीपीओ का कार्यक्षेत्र की बात करें तो यहां पर आप बता सकते हैं जैसे बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग। तो बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग में क्या बता सकते हैं आप, बिलिंग का कार्य, खरीदी का कार्य, डेटा एंट्री का कार्य, तो ये सब व्यापार के आंतरिक कार्य इसमें किए जाते हैं, ऐसा आप बता सकते हैं। और दूसरा है फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग, FOO। तो इसके अंदर क्या है, मार्केटिंग या टेक्निकल से संबंधित कार्य है, ग्राहक संबंधी कार्य हैं, ऐसी सेवाओं का समावेश यहाँ किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा टॉपिक जो है BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जो है यहाँ कंप्लीट होता है। और उसके बाद अब इसी से संबंधित दूसरा है, वो है ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोत। अब ज्ञान प्रक्रिया बाह्य स्रोत क्या है, तो इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में कहेंगे KPO, इसको कहेंगे नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो KPO की परिभाषा आप दे सकते हैं कि KPO अर्थात ज्ञान संबंधी प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग। तो आप थोड़ा समझेंगे, इसको तो और क्लियर हो जाएगा। हमने BPO का अभ्यास किया, अब हम KPO का अभ्यास करेंगे। BPO क्या है, कार्य संबंधी प्रक्रिया है, ये कार्य करवाने की प्रक्रिया है। और KPO क्या है, ये ज्ञान संबंधी प्रक्रिया है। अगर किसी को विशेष ज्ञान की जरूरत है, कौशल की जरूरत है, तो वहां पर KPO आवश्यक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर कि KPO में ऐसी प्रक्रिया का समावेश कर सकते हैं, होता है कि जिसमें उच्च स्तर पर ज्ञान और कुशलता अपेक्षित हो, जो कंपनी विकास के लिए उत्तरदायी हो। अब आता है KPO की आवश्यकता क्या है। तो KPO की आवश्यकता के बारे में देखें तो पहला है कि सर्वोत्तम निपुणता की प्राप्ति। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि KPO की सेवा देने वाली संस्था, जैसे मैंने आपको बताया टाटा की कंपनी है TCS, तो इनका काम क्या है, तो देने वाली संस्था जो है उसके पास प्रशिक्षण और मानव संसाधन में वो ज्यादा पैसे लगाती है, अपने यहाँ कर्मचारी की भर्ती करती है, उनको ट्रेनिंग करवाती है, प्रशिक्षित करवाती है। तो इस प्रकार से उसके पास निपुण या कुशल व्यक्ति उसके पास होते हैं, कर्मचारी होते हैं। और धंधा की इकाई को इसका लाभ वह न्यूनतम खर्च में देती है। यानी कोई भी धंधा की इकाई को अगर सर्वोत्तम निपुणता की प्राप्ति करना है तो कम खर्च देकर ऐसी कंपनी का कॉन्टेक्ट करके, करार करके वो अपना काम करा सकती है। KPO जो है वो श्रेष्ठ तकनीक, मानव संसाधन और पद्धति का महत्तम विनियोग करके श्रेष्ठ परिणाम भी देती है। इसके साथ साथ कार्य अनुभव होने के कारण वे उच्च स्तर की प्रवीणता प्राप्त भी होती हैं। तो कौशलों की प्रवीणता धंधा की इकाई को न्यूनतम विनियोग और अधिकतम लाभ भी देती हैं। तो ये जो सर्वोत्तम निपुणता की प्राप्ति हम ऐसी संस्थाओं से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है स्रोतों का महत्तम उपयोग। अब ये क्या है कि प्रत्येक धंधा की इकाई को के पास जो साधन है, जैसे मानव संसाधन बोले आप, कर्मचारी, तो कर्मचारी सीमित हैं। तो क्या करते हैं ये लोग कि आउटसोर्स के कारण ये इकाई के मानव संसाधन मुक्त हो जाते हैं। जैसे कोई भी गौण कार्य है, कम महत्व कार्य है, उनको उन्होंने सौंप दिया, उसमें ज्ञान की जरूरत है, टेक्निकल जानकारी की जरूरत है, तो वो
जो है ऐसी संस्थाओं को सौंप देते हैं जो उसके बारे में ज्ञान वाली होती हैं। तो इससे क्या होता है, जो उनके कर्मचारी होते हैं वह मुक्त हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं और उनका अधिकतम उपयोग वे ग्राहक लक्ष्य प्रवृत्तियों में करते हैं, जिससे स्रोतों पर जो है महत्तम उपयोग उनका कर्मचारियों का किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा है मुख्य कार्यों पर विशेष ध्यान। अब मुख्य कार्यों पर विशेष ध्यान के अंतर्गत आप बता सकते हैं कि आउटसोर्सिंग की सहायता से धंधा की इकाई अपने मुख्य कार्य पर विशेष ध्यान दे सकती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने कम महत्व वाले कार्य किसी अन्य को सौंप दिए और इस वजह से मुख्य कार्य ही उसको लिए मुख्य कार्य ही मेन होता है, उस पर ध्यान ज्यादा देती है। जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल का मुख्य कार्य है शिक्षा देना, तो शिक्षा देना मुख्य कार्य है, तो उसके गौण कार्य में कंप्यूटर का शिक्षण हुआ, कैंटीन की सुविधा हुई, स्टेशनरी की सुविधा हुई, ये सब वो आउटसोर्सिंग संस्था के द्वारा काम करा लेता है। तो मुख्य कार्य जो है पढ़ाई का और या शिक्षण का, उस पर स्कूल अधिक ध्यान दे सकता है। तो इस तरह मुख्य कार्यों पर विशेष ध्यान। अब आता है जटिल समस्या का समाधान। कई बार क्या होता है कि जैसे कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें टेक्निकल ज्ञान की जरूरत होती है। जैसे मान लो कोई यंत्र है और यंत्र को इंस्टॉल करना है संस्था के अंदर, अब उसको यंत्र को कैसे बैठाना, कैसे स्थापित करना है, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका जो ज्ञान होना चाहिए या जो जटिल समस्या है उसका निवारण करने के टेक्निकल कौशल वाले व्यक्ति की जरूरत है। तो हम ऐसे सोर्स का उपयोग करेंगे या ऐसे संस्था का उपयोग करेंगे जिसके पास ऐसे टेक्निकल ज्ञान रखने वाले व्यक्ति होंगे और उनसे हम ये काम करवा लेंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा जटिल समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। फिर आता है द्रव्य का महत्तम उपयोग। अब द्रव्य के महत्तम उपयोग में आप बता सकते हैं कि धंधा की इकाई में बहुत से कार्य की आउटसोर्सिंग होती है, तो ऐसे कार्यों के लिए पूंजी विनियोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फालतू में जो पैसा लगता है वो आप बचा सकते हैं और द्रव्य का आप सही ढंग से उपयोग कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप इस पूंजी का महत्तम उपयोग करके धंधे का विकास कर सकते हैं। फिर आता है खर्च में कमी। अब खर्च में कमी की बात करें तो आउटसोर्सिंग के प्रचलित होने से मुख्य कारणों में एक कारण है खर्च में कमी। यानी जो कार्य हम अपने संस्था के अंदर, अपने इकाई के अंदर अधिक खर्च पे करेंगे, वही काम हम आउटसोर्सिंग के माध्यम से कम खर्च में करवा लेते हैं। इस तरह से हमारे खर्च में क्या आती है, कमी आती है। तो कमी आने से कंपनी द्वारा बाजार में जैसे प्रक्रिया है, संशोधन विकास है, ऐसे कार्य हम कम खर्च में करा सकते हैं, इसलिए खर्च में कमी या खर्च में कटौती कर सकते हैं। फिर आता है जोखिम में कमी। वर्तमान स्थिति में बाजार में स्पर्धा, सरकारी नीति नियम में परिवर्तन, टेक्निकल में परिवर्तन, तो ये सब बार बार होता रहता है, ये उतार चढ़ाव होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। तो इस वजह से धंधा की इकाई द्वारा किया गया विनियोग समय के साथ साथ बिना उपयोग हो जाता है, कोई उसका यूज नहीं रहता है। तो इससे अच्छा क्या होता है कि वह आउटसोर्सिंग के माध्यम से अगर ये काम करवाए तो उसकी जोखिम कम हो जाती है, यानी उसका पैसा डूबे या उसका पैसा खराब हो जाए ऐसी संभावना कम हो जाती है। इस तरह से जोखिम में कमी हो जाती है। और उसके बाद अंतिम पॉइंट है केपीओ का कार्य क्षेत्र के बारे में। देखिए तो केपीओ का कार्य क्षेत्र है व्यापार बाजार संशोधन संबंधी, कानूनी सेवा संबंधी, मेडिकल सेवा संबंधी, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन संबंधी, उसके बाद संशोधन और विकास संबंधी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से संबंधित और एनिमेशन जैसे कार्टूनिंग वगैरह है और डिजाइन संबंधी। तो ये सारी चीजें जो है ये ज्ञान से संबंधित प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। तो ये कार्य क्षेत्र सारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं, केपीओ के अंतर्गत आ जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा प्रकरण 4 यहाँ पर पूरा होता है। अब हम इसके वैकल्पिक प्रश्न और एक वाक्य उत्तर की चर्चा करके और इस पाठ को यहाँ कंप्लीट करेंगे। नमस्कार।